Today's our topic is conservation of minerals. First we discuss about hazards of mining. After then we will discuss about conservation of minerals. Hazards of mining means माइनिंग से क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या डेंजर्स है जो माइनिंग की वजह से हो सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात, जो माइनिंग में वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ का इशू रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा इशू रहता है वर्कर्स की हेल्थ का। जब माइनिंग होती है तो उसमें डस्ट उड़ती है, अदर एलिमेंट्स उड़ते हैं, या फिर कोई ऐसा मिनरल हो जिसमें केमिकल्स हो, वो केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं वर्कर्स, तो उनकी हेल्थ डिजीज जैसे उनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स। जो लोग मार्बल की माइंस में काम करते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ, मार्बल के जो छोटे छोटे वो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके जो नोज है, नोस्ट्रिल्स जिनको कहते हैं, उनके थ्रू उनकी लंग्स में चले जाते हैं, उनको लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। तो ये काफी खतरे हैं माइनिंग के अंदर, माइनिंग सेफ नहीं है। इसके अलावा कई बार जब शाफ्ट माइनिंग की जाती है, शाफ्ट माइनिंग में कई बार माइंस की रूफ जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स मतलब गिर जाती है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। बारिश के दिनों में इन शाफ्ट्स में पानी भर जाएगा। ठीक है, कई बार इन शाफ्ट में से गैस लीकेज हो जाता है, पॉइजनस गैसेस का लीकेज हो जाता है। अर्थ के इंटीरियर में कई तरह की गैसेस होती हैं। इन पॉइजनस गैसेस की वजह से वर्कर्स की डेथ होना स्पॉट पे। और इसके अलावा उस एरिया में जो वाटर सोर्स है वो माइनिंग से निकलने वाली डस्ट की वजह से क्या हो जाते हैं, वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। कंटेमिनेटेड मींस प्रदूषित हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। तो ये माइनिंग के कुछ डेंजर्स हैं। इसके अलावा माइनिंग से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम वहां पे अगर डंप करेंगे किसी भी जगह पर, उस जगह पर वहां पे लैंड डिग्रेडेशन का डेंजर भी हो जाता है, मतलब वहां की सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। तो ये कुछ डेंजर्स है जो माइनिंग की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। अब देखो, मोस्ट ऑफ जो मिनरल्स हैं जो अर्थ से भी मिलते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज करने के बाद में उनको फिर से ऑब्टेन करना या अर्थ में फिर से बनने में उन्हें काफी टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जब अपने को आज जिन मिनरल्स को जिस रूप में हम देख रहे हैं, जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं, उस फॉर्म में आने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। तो अगर एक बार हम उसको यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे अर्थ से, तो उसके बाद में फिर से उतनी क्वांटिटी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जिसको देखने के लिए हमारी कई जनरेशन जिंदा ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए इन मिनरल्स को कंजर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कंजर्व करने के तरीके देखो, सबसे पहला तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज। इट मींस हम मिनरल्स का यूज इस तरीके से करें कि हम आगे आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखें। फ्यूचर में जो हमारी जनरेशंस आएंगी उन जनरेशंस का भी क्या करें, ध्यान रखें। इससे क्या फायदा होगा, फ्यूचर की जनरेशंस को ध्यान में रखने का फायदा ये होगा कि उन जनरेशन के लिए भी मिनरल्स अवेलेबल हो रहेंगे और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इसके अलावा अब सस्टेनेबल यूज के साथ साथ हम अल्टरनेट्स ढूंढे। अल्टरनेट्स कैसे ढूंढे, रिन्यूएबल अल्टरनेट्स ढूंढे। जैसे हमारे को पता है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पता है भी पानी खत्म नहीं हुआ, लेकिन रिवर्स में पानी सूख सकता है, पानी कम हो सकता है। तो उसके अल्टरनेट्स क्या होंगे, हम विंड एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें। ठीक है, आयरन के अल्टरनेट क्या होंगे, आयरन के अल्टरनेट आज खुद देख रहे हो, आप ये प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब आयरन के अल्टरनेट है। इसके अलावा रिसाइकिल की प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं मेटल्स में। रिसाइकिल की प्रोसेस मतलब हम मिनरल को एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं किसी मेटल को। जैसे हमने कोई आयरन के लिए आयरन की चेयर खरीदी, चेयर ले ली, अब इस चेयर को 2 साल 4 साल 5 साल बाद में चेयर टूट गई या खराब हो गई। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक कोने में डाल देते हैं, वहां पर ये और खराब होता है, इसमें रस्ट लगती रहती है, गलती रहती है। इससे अच्छा अगर हम उसको स्क्रैप में बेच दें, स्क्रैप में बेच देंगे तो स्क्रैप वाले क्या करेंगे, उनको फैक्ट्रीज में वापस ले जाएंगे और वहां पे फिर से इनको मेल्ट किया जाएगा और मेल्ट करके इनको फिर से नए फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा, यानी इनकी फिर से शेप
फॉर्म ऑफ चेंज कर दी जाएगी, जिससे हम इसको फिर से यूज कर सकते हैं, एक फ्रेश आयरन की तरह हम फिर से इसको काम में ले सकते हैं। इसलिए रिसाइकिलिंग जो प्रोसेस है ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है मिनरल्स को कंजर्व करने का। इसके अलावा मॉडरेटली यूज या मॉडरेट यूज, जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करें। कोई सा भी मिनरल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, उसको हम कम से कम यूज करें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, जरूरी क्यों है मिनरल्स को कंजर्व करना? मिनरल्स को कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन की बेसिक नीड है इंडस्ट्रीज। अगर वो इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो इंडस्ट्रीज मोस्टली किन के ऊपर डिपेंड होंगी? मिनरल्स के ऊपर। अगर वो मिनरल्स ही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्रियां चलेंगी कैसे? इसलिए इन मिनरल्स को कंजर्व करना जरूरी है। अब देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स, अब देखो एनर्जी रिसोर्सेज को भी देखें, ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज करने से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी दो तरीके से मिल सकती है, हीट की फॉर्म में भी मिल सकती है हमें, और इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर की फॉर्म में भी मिल सकती है। एनर्जी के रिसोर्सेज को टू टाइप्स में बांटते हैं, फर्स्ट कन्वेंशनल एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल को नॉन ट्रेडिशनल भी कहते हैं। कन्वेंशनल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर बाकी सारे, यानी मोस्ट ऑफ जो कन्वेंशनल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल है, और ज्यादातर जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है वो मोस्ट ऑफ क्या है, रिन्यूएबल है। अब कन्वेंशनल में कौन कौन से आएंगे जिनको हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं? तो देखो, फायरवुड जो इंसान स्टार्टिंग से यूज कर रहा है, इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और हाइडल पावर। हाइडल पावर मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल में क्या आएगा? मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में सी में जो टाइड्स आते हैं, उस टाइड्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रोककर और फिर टरबाइंस को चलाने में उसका यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना। और बायोगैस, ये सब नॉन कन्वेंशनल। इसमें एक न्यूक्लियर पावर को छोड़कर बाकी सब रिन्यूएबल है। इनको फिर से सोलर एनर्जी कितनी यूज कर लो आप, कभी खत्म नहीं होगी। जितनी सोलर एनर्जी आज आपने यूज कर ली उतनी सन से फिर कल मिल जाएगी। विंड एनर्जी, विंड्स कभी बंद ही नहीं होंगी। टाइडल एनर्जी, सी में टाइड्स कभी बंद नहीं होगी। बायोगैस, बायोवेस्ट डेली निकलता है, एनिमल ह्यूमन वेस्ट, इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट ये डेली निकलता है। बायोगैस में कौन से होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसमें एनिमल्स का वेस्ट हो गया, अपने घरों से निकलने वाले वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया। ये सारे वेस्ट को यूज करके और इनको क्या कर सकते हैं, इससे गैस बना सकते हैं और गैस फ्यूल के रूप में यूज होती है। तो हम कन्वेंशनल से स्टार्ट करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है कोल। देखो 17 और 18 और 19 सेंचुरी, तीन सेंचुरी ऐसी थी, मेनली 18 और 19, इन दोनों सेंचुरी में वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कोल का था। कोल से स्टीम बनाई गई और उस स्टीम पावर का यूज किसमें किया गया? मशीन्स को ऑपरेट करने के अंदर, मशीन्स को चलाने में यूज किया गया। तो अगर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वो कोल के साथ में स्टार्ट हुआ।
इंडिया में भी 1774 में फर्स्ट टाइम कोल का पता लगा कि कोल नाम की कोई चीज है, ऐसे यूज होती है। ठीक है, मतलब पता तो चल गया था बड़े पहले इंडिया में भी कोल है। इसका फर्स्ट पता कब चला? 1774 में। कई बुक में 1814 आता है, गलत है। 1774 में वेस्ट बंगाल में पता लगा इंडिया में भी कोल है, रानीगंज नाम की प्लेस पे। इसका क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट इंडिया में पता लगाया कि इंडिया में कोल है। अब देखो, कोल को पहले तो किस में यूज किया जाता था? मशीन्स को ऑपरेट कराने में, स्टीम्स वगैरह, स्टीम जनरेट करके उस स्टीम से पावर जनरेट करने में। लेकिन अब जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी इनका यूज होने लगा, इसलिए कोल का मेन यूज आयरन स्मेल्टिंग में, स्टील मेकिंग में, यानी इस तरह की इंडस्ट्रियों में, और थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर स्टेशन में जहां पर कोल को फ्यूल के रूप में यूज करके पानी को गर्म किया जाता है और उस स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेनली ये यूज रह गए इनके। बाकी कोल का यूज क्या हो गया? कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। अभी भी काफी होता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कोल का यूज कम हो गया। तो देखो, इंडिया में जो कोल है, 2 टाइप्स की रॉक्स में मिलता है। एक गोंडवाना और एक टर्शियरी। गोंडवाना लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले का है, यानी लगभग 20 करोड़ ईयर्स पहले की रॉक्स हैं। और ये ज्यादा नहीं है, लगभग 1 करोड़ ईयर पहले का टर्शियरी। 98% तो मिलता है अपने को गोंडवाना रॉक से इंडिया में कोल, बचा हुआ 2% टर्शरी से। टर्शरी का जो कोल है ज्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 1 करोड़ ईयर पुराना ही है, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अब कोल बनता कैसे है? देखो, पुराने टाइम पे जब किसी लोअर पार्ट में अर्थ के वेजिटेशन वगैरह का डिपोजिशन हो गया, वेजिटेशन दब गई, काफी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म दब गए, फिर उनके ऊपर मिट्टी की लेयर वगैरह चढ़ती गई और ये नीचे की तरफ दब गए। यहाँ पर इनको हीट और प्रेशर मिला और उस हीट और प्रेशर की वजह से इनका कार्बोनाइजेशन हुआ, और कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस में इनमें क्या हुआ? कोल के रूप में डेवलप, यानी हार्ड होने लगे धीरे धीरे, और इनमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ने लग गया। तो जो वेजिटेशन और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने लंबे समय तक जितनी डेप्थ में दबे रहे, तो देखो, जो वेजिटेशन और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने लंबे टाइम तक अर्थ के इंटीरियर में दबे रहे, उतना ही ज्यादा उनमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ा, कार्बोनाइजेशन हुआ, और वो कोल के अंदर कन्वर्ट रह गए। और उससे आगे की प्रोसेस में वो और ज्यादा अगर डेप्थ में चले गए तो उसके किसके अंदर चेंज हो गए? वो मिनरल ऑयल में चेंज हो गए। मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम वगैरह में चेंज हो गए। ठीक है, तो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किनसे बने होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेजिटेशन, ठीक है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी कैसे? डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनिमल्स और वेजिटेशन की फॉसिल से कन्वर्ट होते हैं। अब देखो, क्वालिटी के बेसिस पर देखेंगे तो कोल को 4 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, शुरुआत करें हम सबसे वो टॉप पे, एंथ्रेसाइट, सेकंड बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, फोर्थ पीट। 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया क्वालिटी के बेसिस पे। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप, इसके बाद में बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। और इनकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी कौन ज्यादा क्वालिटी का है? वो पता चलेगी कार्बन के परसेंटेज के बेसिस पे, किसमें कितना कार्बन है। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा अच्छा। तो देखो, सबसे बेस्ट आता है एंथ्रेसाइटिस में, अप टू 90% एंड मोर आपको कार्बन मिलेगा, 90% या इससे भी ज्यादा। अब ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, सबसे हार्ड है, और इसको जब जलाओगे तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। कैसी फ्लेम के साथ जलेगा? ब्लू फ्लेम। जब हम कभी गैस को जलाते हैं तो गैस भी ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, और बिल्कुल कम स्मोक निकलता है, उससे बिल्कुल नहीं के बराबर। तो एंथ्रेसाइट कोल को जलाने से भी काफी कम स्मोक निकलेगा, यानी लेस स्मोक, लेस एस
एंड हाई फ्लेम, यानी हीट ज्यादा मिलेगी और हीट ज्यादा मिलेगी और इससे एश और स्मोक बिल्कुल कम बनेगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट आता है बिटुमिनस। इसमें आपको 60 to 80% तक कार्बन मिलेगा। इसको इंडस्ट्रियल कोल भी कहा जाता है क्योंकि एंथ्रेसाइट क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन वर्ल्ड में इसके डिपॉजिट्स काफी कम है, इतने बड़े लेवल पर इसके डिपॉजिट्स नहीं मिलते। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स बिटुमिनस के मिलते हैं और इंडिया में स्पेशली बिटुमिनस कोल ही मिलता है। ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल कोल भी कहा जाता है। और ये जो है ब्लू और येलो दोनों का मिक्सचर, ब्लू येलो फ्लेम देगा और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होगा। फिर उसके बाद में आता है लिग्नाइट 40 to 60%, और इसकी क्वालिटी मीडियम क्वालिटी का होगा ये, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा यूज नहीं कहते। उसमें हीट कम जनरेट होगी उसके कंपैरिजन में, स्मोक और एश ज्यादा होगी, इसलिए इसको मोस्ट ऑफ जो थर्मल पावर स्टेशन है उनमें यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, या फिर जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी इंडस्ट्री होती हैं, वो इसको यूज करती है। फिर सबसे वर्स्ट क्वालिटी का आता है पीट, 40% से ज्यादा इसके अंदर कार्बन नहीं होता है, तो इसके अंदर इसको जब भी जलाओगे, इसको कच्चा कोयला भी कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेज कोयले की कोल के डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज का कोल है, तो इसको जलाने पर बहुत ज्यादा स्मोक और बहुत ज्यादा ऐश होगा और फ्लेम बिल्कुल कम होगी, इसलिए इसका यूज नहीं होता है ज्यादा। अब देखो इंडिया में कहां कहां कोल मिलता है। अभी अपन ने पढ़ा कि इंडिया में 98% तक गोंडवाना टाइम पीरियड का कोल मिलता है। तो देखो ये कोल कहां कहां मिलेगा, अगर मैं इंडिया का मैप बना के देखूं, तो इंडिया में देखो गोंडवाना टाइम पीरियड का कोल कहां कहां मिलेगा। सबसे पहले दामोदर वैली, तो दामोदर रिवर इस तरीके से निकलती हुई यूं वेस्ट बंगाल में आती है। तो दामोदर वैली में कौन कौन से एरिया आ गए, वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया और वेस्ट बंगाल और झारखंड। अब इनमें प्लेस कौन कौन से आ गए, झारखंड में झारिया आ गया, बोकारो आ गया और कोरबा आ गया। वेस्ट बंगाल में आ गया रानीगंज और रानीगंज ही मेन है। इसके अलावा महानदी रिवर जो उड़ीसा में होती है, तो महानदी की वैली में भी मिलेगा आपको कोल। इसके अलावा गोदावरी रिवर, गोदावरी वैली में भी मिलेगा। और महाराष्ट्र में एक रिवर है वर्धा रिवर, जो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, तो वर्धा रिवर में भी मिलेगा। और एक सोन रिवर जो गंगा में जाके मिलती है बिहार वाले एरिया में, तो बिहार और बिहार, तो सोन रिवर की वैली में भी आपको कोल मिलेगा। इसके अलावा देखो टर्सरी टाइम पीरियड का कोल। अब ये देखो ये सारे पेनिसुलर प्लेट्यू के पार्ट है जहाँ पे कोल मिल रहा है। ये दामोदर रिवर भी, महानदी, गोदावरी, वर्धा, सोन, ये सब पेनिसुलर प्लेट्यू के हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू वर्ल्ड का एंशिएंट लैंडफॉर्म में से एक है, यानी पुराने में से। और यंग जो लैंडफॉर्म्स है उनमें से एक आता है हिमालय। हिमालय की एज, खुद की एज लगभग 5 करोड़ ईयर है। तो हिमालय नया है, तो हिमालय से नया जो लैंडफॉर्म है इंडिया में, क्या वर्ल्ड में भी कहीं पर कोई माउंटेन सीरीज नहीं है। तो टर्सरी टाइम पीरियड का जो रॉक है वो मोस्ट ऑफ कहाँ मिलेगा हमारे को, हिमालय में मिलेगा। जैसे यहाँ मेघालय में, असम में, इधर नागालैंड में, अरुणाचल में, इन एरियाओं के अंदर हमारे को मिलेगा। इसके अलावा थोड़े बहुत लेवल पर जो लिग्नाइट कोल है वो राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में बाड़मेर,
बीकानेर और नागौर। और तमिलनाडु में यहाँ नेवेली, तमिलनाडु में एक प्लेस है नेवेली, यहाँ पर हमारे को मोस्टली लिग्नाइट कोल मिलेगा। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।